कहानी की शुरुआत होती है समंदर के एक ऐसे हिस्से से जहां सिर्फ और सिर्फ सफेद घना कोहरा छाया हुआ है। इस सन्नाटे को चीरते हुए रॉयल नेवी का एक बहुत बड़ा और आलीशान ब्रिटिश जहाज आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस जहाज की छत पर खड़े हैं पोर्ट रॉयल के नए गवर्नर वेदरबी स्वान और उनकी छोटी चुलबुली बेटी एलिजाबेथ स्वान। जहाज पर मौजूद नेवी के सैनिक आपस में समुद्री डाकुओं यानी पायरेट्स के खौफनाक किस्सों पर बात कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि इस इलाके में पायरेट्स का खौफ इतना है कि वे पूरे के पूरे जहाज को गायब कर देते हैं। गवर्नर स्वान अपनी बेटी को इन सब बातों से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन एलिजाबेथ के मन में पायरेट्स को लेकर एक अलग ही जिज्ञासा है। तभी अचानक एलिजाबेथ की नजर समंदर की शांत लहरों पर पड़ती है। कोहरे के बीच उसे पानी में लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है। जब वह ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि उस लकड़ी के सहारे कोई इंसान लेटा हुआ है। एलिजाबेथ तुरंत चिल्लाती है और सैनिकों को आवाज देती है। नेवी के सैनिक मुस्तैदी दिखाते हैं और रस्सियों के सहारे उस इंसान को पानी से बाहर खींचते हैं। यह कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक छोटा सा लड़का है जो बेहोश है और उसके फेफड़ों में पानी भर चुका है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा विल टर्नर है। जब सैनिक उसे डेक पर लिटाते हैं तो गवर्नर स्वान एलिजाबेथ को उस लड़के की देखरेख करने का जिम्मा सौंपते हैं। एलिजाबेथ जब विल के पास बैठती है और उसके कपड़ों को ठीक करती है तो उसकी नजर विल के गले में लटके एक बहुत ही चमकीले सोने के मेडल यानी सिक्के पर पड़ती है। एलिजाबेथ जब उस सिक्के को हाथ में उठाकर करीब से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस सोने के सिक्के के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद खूंखार खोपड़ी का निशान बना हुआ था। एलिजाबेथ बचपन से ही पायरेट्स की कहानियों की किताबें पढ़ चुकी थी, इसलिए वह एक सेकंड में समझ जाती है कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं बल्कि किसी समुद्री डाकू का बेटा है या इसका संबंध डाकुओं से है। तभी कमोडोर जेम्स नॉरिंगटन वहां आते हैं। एलिजाबेथ को डर सताने लगता है कि अगर नेवी के इस कड़क अफसर को इस सिक्के के बारे में पता चला तो वे इस मासूम और अधमरे लड़के को तुरंत फांसी के फंदे पर लटका देंगे। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एलिजाबेथ बिना किसी को बताए चुपके से उस सोने के सिक्के को विल के गले से निकाल लेती है और अपनी भारी ड्रेस की जेब में छुपा लेती है। ठीक उसी पल जहाज के दूसरी तरफ घने कोहरे के बीच से एक बेहद अजीब काला और फटे हुए पालों वाला रहस्यमयी जहाज चुपचाप गुजर जाता है। उस जहाज के झंडे पर भी वही खोपड़ी बनी थी। ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पर्ल था। सब खौफ से कांप उठते हैं, पर वह जहाज अंधेरे में गायब हो जाता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा टाइम जंप आता है और वक्त सीधे 8 साल आगे बढ़ जाता है। एलिजाबेथ अब एक बेहद खूबसूरत और बड़ी महिला बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटा लड़का विल टर्नर अब पोर्ट रॉयल के एक बड़े लोहार की दुकान पर काम करता है। वह दिन रात भारी हथौड़े चलाकर नेवी के लिए बेहतरीन तलवारें बनाने का काम करता है। विल दिल ही दिल में एलिजाबेथ से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन समाज की पाबंदियों, अमीरी गरीबी की खाई और अपनी मामूली हैसियत के कारण वह कभी भी एलिजाबेथ के सामने अपनी जुबान नहीं खोल पाता। इसी बीच ब्रिटिश रॉयल नेवी के सबसे सख्त, अनुशासित और खूंखार कमांडर जेम्स नॉरिंगटन का प्रमोशन कमोडोर के ऊंचे पद पर होता है। इस खास और भव्य मौके पर गवर्नर स्वान अपनी बेटी एलिजाबेथ को एक बेहद तंग, कड़क और भारी रॉयल ड्रेस पहनाते हैं जो उन दिनों के शाही फैशन का हिस्सा थी। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर जब नॉरिंगटन एलिजाबेथ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं तो उस तंग ड्रेस की वजह से एलिजाबेथ का दम घुटने लगता है। उसे चक्कर आता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह सीधे सैकड़ों फीट नीचे उफनते हुए समंदर की गहरी लहरों में गिर जाती है। जैसे ही एलिजाबेथ पानी के अंदर जाती है, उसके गले में बंधा वही शापित सोने का सिक्का पानी के भारी दबाव के कारण उसकी छाती से जोर से टकराता है। जैसे ही वह प्राचीन एज़टेक सोना समंदर की गहराइयों के पानी को छूता है, उसमें से एक अदृश्य, भयानक और रहस्यमयी वाइब्रेशन यानी तरंग निकलती है। यह तरंग समंदर की लहरों के रास्ते मीलों दूर सफर करती है और सीधे उस शापित ब्लैक पर्ल जहाज के कैप्टन बारबोसा तक पहुंच जाती है। डाकुओं को समझ आ जाता है कि उनका खोया हुआ खजाना पोर्ट रॉयल में है। ठीक उसी वक्त जब एलिजाबेथ पानी में डूब रही थी, पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर एक बेहद अजीबोगरीब नजारा देखने को मिलता है।
एक छोटी सी टूटी फूटी कश्ती जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है, समंदर के किनारे की तरफ बढ़ रही है। उस कश्ती के मस्तूल पर खड़ा है एक बेहद अतरंगी शख्स। आंखों में गाढ़ा काजल, बालों में अजीब से मोती और सीपियां और हाथों में एक पुरानी कंपास। यह कोई और नहीं बल्कि कैप्टन जैक स्पैरो है। जैसे ही उसकी कश्ती पूरी तरह पानी में डूबती है, जैक बड़े ही कमाल के स्वैग से सीधे लकड़ी के घाट पर अपना कदम रखता है, मानो सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ हो। जैक यहाँ नेवी का एक तेज जहाज चुराने के इरादे से आया था ताकि वह अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस पा सके। लेकिन तभी उसकी नजर पानी में गिरती हुई एलिजाबेथ पर पड़ती है। किले के ऊपर खड़े रॉयल नेवी के सैनिक और खुद कमोडोर नॉरिंगटन सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं और आदेश दे रहे होते हैं, लेकिन पानी की गहराई देखकर कोई कूदने की हिम्मत नहीं करता। जैक बिना एक सेकंड गंवाए अपनी भारी बेल्ट और कोट उतारता है और सीधे समंदर में कूद जाता है। वह पानी की गहराइयों से एलिजाबेथ को खींचकर बाहर लाता है। एलिजाबेथ की सांसें रुक चुकी थीं, इसलिए जैक उसकी भारी ड्रेस को पीछे से काट देता है ताकि वह सांस ले सके। एलिजाबेथ को होश आ जाता है, लेकिन इस बहादुरी के काम के लिए जैक को इनाम मिलने की बजाय वे जैक की कलाई पर बने पायरेट के निशान यानी अंग्रेजी के अक्षर पी को देख लेते हैं। नॉरिंगटन तुरंत चिल्लाते हैं, इसे पकड़ो, यह एक समुद्री डाकू है। सैनिक जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाने लगते हैं। लेकिन जैक स्पैरो इतनी आसानी से हार मानने वाले इंसानों में से नहीं था। वह बिजली की फुर्ती दिखाता है, अपनी हथकड़ी की जंजीर को एलिजाबेथ के गले में लपेट देता है और उसे बंधक बना लेता है। जैक चिल्लाता है, अगर कोई आगे बढ़ा तो यह लड़की नहीं बचेगी। सब पीछे हट जाते हैं। जैक हंसते हुए रस्सियों के सहारे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ता है और सैनिकों को चकमा देकर हवा की तरह वहां से भाग निकलता है। भागते भागते जैक खुद को छुपाने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढता है, जो कि विल टर्नर की लोहार वाली दुकान थी। उस वक्त दुकान में कोई नहीं था। जैक लोहे के औजारों की मदद से अपने पैरों की बेड़ियां काटने की कोशिश करता है। तभी विल टर्नर वहां आ पहुंचता है। विल जब अपनी दुकान में हथकड़ी पहने एक अजनबी डाकू को देखता है तो उसकी देशभक्ति और ईमानदारी जाग जाती है। विल कहता है, तुम यहां से बिना लड़े नहीं जा सकते। जैक हंसकर अपनी तलवार निकालता है और कहता है, बच्चे, तुमने तलवार चलाना किससे सीखा? यहां शुरू होती है जैक स्पैरो और विल टर्नर के बीच एक कमाल की, सांसें रोक देने वाली तलवारबाजी। विल अपनी साफ सुथरी और किताबी कला में माहिर था, तो जैक अपने गंदे पैंतरे, चालाकियों और धोखेबाजी में एक्सपर्ट था। दोनों दुकान की छतों के बीम पर चढ़ जाते हैं, गधों की गाड़ियों पर कूदते हैं और गर्म लोहे से एक दूसरे पर वार करते हैं। जैक विल को अपनी बातों में उलझा लेता है और अपनी पिस्तौल निकालकर सीधे विल के सीने पर तान देता है। जैक कहता है, यह खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी दुकान का शराबी मालिक, जो पिछले कमरे में सो रहा था, जाग जाता है। वह पीछे से दबे पांव आता है और जैक के सिर पर कांच की एक भारी बोतल दे मारता है। जैक की आंखें बंद हो जाती हैं और वह वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। सैनिक तुरंत दुकान में घुसते हैं और जैक को उठाकर सीधे जेल की काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन असली तबाही तो उस रात आती है जब पूरा पोर्ट रॉयल सो रहा होता है। अचानक समंदर की तरफ से तोपों के गरजने की भयानक आवाजें आती हैं। आसमान लाल हो जाता है और तोपों के गोले शहर की इमारतों को मलबे में तब्दील करने लगते हैं। जी हां, ब्लैक पर्ल शहर पर धावा बोल चुका था। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। इस शापित जहाज का कैप्टन है बारबोसा, जो दिखने में जितना खूंखार है, दिमाग से उतना ही शैतान है। बारबोसा के सैकड़ों डाकू नावों में भरकर शहर में घुस जाते हैं और कत्लेआम मचाते हैं। उनका एकमात्र निशाना वही सोने का सिक्का था, जिसकी लोकेशन उन्हें मिल चुकी थी। डाकू सीधे गवर्नर के महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। एलिजाबेथ खुद को बचाने के लिए कमरे में छिपती है, लेकिन डाकू उसे ढूंढ लेते हैं। ऐसे में एलिजाबेथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और पायरेट्स के एक बहुत पुराने नियम पार्ले का नाम लेती है। इस नियम के मुताबिक जब तक कोई डाकू किसी कैदी को उनके कैप्टन के सामने पेश नहीं कर देता, तब तक उसे मारा या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। डाकू मजबूर हो जाते हैं। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए एलिजाबेथ कैप्टन बारबोसा के सामने अपना नाम एलिजाबेथ टर्नर बताती है।
बारबोसा जैसे ही टर्नर नाम सुनता है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह उस सोने के सिक्के को छीनता है और साथ ही एलिजाबेथ को भी बंधक बनाकर अपने काले जहाज ब्लैक पर्ल पर ले जाता है। अगली सुबह जब हमला शांत होता है तो पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था। विल टर्नर बदहवास होकर गवर्नर के पास जाता है और कहता है कि हमें तुरंत डाकुओं का पीछा करना चाहिए क्योंकि वे एलिजाबेथ को उठा ले गए हैं। लेकिन कमोडोर नॉरिंगटन नियमों का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हमें पहले अपनी सुरक्षा देखनी होगी। हम बिना सोचे समझे समंदर में नहीं कूद सकते। विल समझ जाता है कि ये सरकारी लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई करेंगे, उसकी एलिजाबेथ को नहीं बचाएंगे। गुस्से और हताशा में आकर विल फैसला करता है कि वह खुद कानून को अपने हाथ में लेगा। वह सीधे नेवी की जेल में जाता है जहां जैक स्पैरो बंद था और मजे से लेटा हुआ था। विल जैक से कहता है, मुझे ब्लैक पर्ल का रास्ता बताओ, मैं तुम्हें इस जेल से आजाद कराऊंगा। जैक पहले तो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम एक मामूली लोहार हो, डाकुओं से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही विल गुस्से में आकर अपना पूरा नाम चिल्लाता है, मैं विल टर्नर हूं, बूटस्ट्रैप बिल टर्नर का इकलौता बेटा, जैक स्पैरो जो लेटा हुआ था झटके से खड़ा हो जाता है। जैक की आंखों में एक अजीब सी चमक और लालच साफ दिखाई देने लगता है। जैक को अच्छी तरह याद आता है कि बूटस्ट्रैप बिल कभी ब्लैक पर्ल पर उसका सबसे वफादार साथी हुआ करता था, जिसने बारबोसा के विद्रोह का विरोध किया था। और इसी वजह से बारबोसा ने बूटस्ट्रैप के पैरों में तोप का गोला बांधकर उसे समंदर की अगाध गहराइयों में डुबो दिया था। जैक को तुरंत समझ आ जाता है कि बारबोसा से अपनी प्यारी ब्लैक पर्ल को वापस छीनने का इकलौता रास्ता और चाबी यही लड़का है। जैक तुरंत कहता है, डील पक्की, चलो जेल तोड़ते हैं। विल एक भारी लोहे के औजार से जेल के दरवाजे का लीवर तोड़ देता है और दोनों बाहर निकल आते हैं। अब ये दोनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक और नामुमकिन प्लान बनाते हैं जिसकी कल्पना ब्रिटिश नेवी ने भी नहीं की थी। वे पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर खड़े नेवी के सबसे बड़े और भारी जहाज फॉक्स पर चुपके से चढ़ जाते हैं। जब किनारे पर खड़े सैनिकों को पता चलता है कि दो चोरों ने उनके सबसे बड़े जहाज पर कब्जा कर लिया है, तो कमोडोर नॉरिंगटन अपने सारे सैनिकों को नावों में भरकर उस बड़े जहाज को वापस पाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन यह तो जैक का एक जाल था। जैसे ही सैनिक बड़े जहाज पर चढ़ते हैं, जैक और विल दूसरी तरफ से रस्सियों के सहारे कूदते हैं और नेवी के सबसे छोटे लेकिन सबसे तेज चलने वाले जहाज इंटरसेप्टर पर कब्जा कर लेते हैं। वे उसके पाल खोलते हैं और पलक झपकते ही रॉयल नेवी की आंखों के सामने उनका ही सबसे तेज जहाज चुराकर खुले समंदर में गायब हो जाते हैं। नॉरिंगटन देखते रह जाते हैं। समंदर के इस लंबे सफर के दौरान जैक और विल के बीच कई बातें होती हैं। जैक बातों बातों में विल को एक ऐसा कड़वा सच बताता है जिसे सुनकर विल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैक कहता है, तुम्हारा बाप कोई शरीफ व्यापारी या मर्चेंट नेवी का अफसर नहीं था बच्चे, वह एक नंबर का खतरनाक समुद्री डाकू था, वह एक पायरेट था। ये सुनकर विल का खून खौल उठता है। वह अपनी तलवार निकालता है और जैक पर तान देता है। वह चिल्लाता है, तुम मेरे पिता के बारे में झूठ बोल रहे हो। लेकिन जैक बहुत ही शांत आवाज में कहता है, दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। तुम्हारा बाप डाकू जरूर था, लेकिन वह एक बेहद ईमानदार और नेक दिल इंसान था जिसने अपने सिद्धांतों के लिए जान दे दी। विल धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन उसके मन में अपने पिता को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। दोनों का जहाज कुछ दिनों बाद पहुंचता है टोर्टुगा द्वीप पर। यह जगह दुनिया का सबसे गंदा और खतरनाक टापू है। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। यहाँ सिर्फ चोर, डाकू, जुआरी और शराबी रहते हैं। चारों तरफ मारपीट और नाच गाना चलता रहता है। जैक यहाँ अपने एक पुराने, वफादार और हमेशा शराब के नशे में रहने वाले दोस्त जोशमी गिब्स से मिलता है। गिब्स जब जैक को जिंदा देखता है तो खुशी से झूम उठता है। जैक गिब्स को अपना पूरा प्लान समझाता है। गिब्स की मदद से वे टोर्टुगा के बाजारों और सराय से एक ऐसी अजीबोगरीब टीम इकट्ठा करते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इस टीम में कॉटन नाम का एक गूंगा आदमी शामिल होता है जिसका एक बोलने वाला तोता है, और साथ ही अन्ना मरिया नाम की एक बेहद गुस्से वाली महिला पायरेट भी शामिल होती है जिसका जहाज जैक ने सालों पहले चुराया था। जैक उसे वादा करता है कि इस सफर के बाद वह उसे एक नया जहाज देगा। अब जैक की यह नई और अतरंगी पलटन
इंटरसेप्टर को लेकर ब्लैक पर्ल का शिकार करने के लिए समंदर के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। इधर ब्लैक पर्ल जहाज आखिरकार अपने सबसे गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाता है, जिसका नाम है इस्ला डी मुएर्ता, यानी मुर्दों का द्वीप। यह एक ऐसा अजीब टापू है जिसे कोई भी आम इंसान अपने नक्शे पर कभी ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि इसे सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं जो पहले से इसका रास्ता जानते हों। टापू के अंदर एक बहुत बड़ी, अंधेरी और खौफनाक गुफा है। इस गुफा के अंदर जब कोई कदम रखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुफा में चारों तरफ सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन मूर्तियों के पहाड़ लगे हुए हैं। हर तरफ इंसानी खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं। कैप्टन बारबोसा एलिजाबेथ को खींचते हुए एक प्राचीन पत्थर के संदूक के पास ले जाता है। इस संदूक के अंदर एज़टेक सोने के कुल 882 शापित सिक्के रखे हुए हैं। यहाँ कैप्टन बारबोसा एलिजाबेथ के सामने उस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले श्राप का पर्दाफाश करता है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ थर थर कांपने लगती है। बारबोसा एक सोने का सिक्का हाथ में लेता है और कहता है, 10 साल पहले हम सब ने मिलकर कोरटेज नाम के एक लालची स्पेनिश लुटेरे के इस सोने को चुराया था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि देवताओं ने इस सोने पर एक भयानक श्राप दिया था। जो भी इंसान इस संदूक से एक भी सिक्का चुराएगा वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन उसकी यह अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक जीती जागती लाश जैसा नर्क बन जाएगी। बारबोसा आगे बताता है, हम सब जिंदा तो हैं, लेकिन हम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। हम खाना खा सकते हैं, लेकिन हमें उसका कोई स्वाद नहीं आता। हम वाइन पी सकते हैं, लेकिन हमारी प्यास कभी नहीं बुझती। हम धूप की गर्मी या किसी के प्यार का एहसास तक नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक खाली जिस्म बनकर रह गए हैं। और सबसे भयानक बात देखनी है तो जरा आसमान की तरफ देखो। जैसे ही गुफा की छत के खुले हिस्से से चांद की रोशनी बारबोसा और उसके डाकुओं पर पड़ती है, उनका इंसानी मांस, चमड़ी और आंखें पल भर में गायब हो जाती हैं। एलिजाबेथ के सामने अब जीते जागते डरावने कंकाल खड़े थे, जिनकी पसलियों के आर पार देखा जा सकता था। चांद की रोशनी में वे भूखे भेड़ियों की तरह हंस रहे थे। बारबोसा कहता है, इस श्राप को खत्म करने की सिर्फ एक ही शर्त है। चुराए गए सभी 882 सिक्कों को वापस इसी संदूक में डालना होगा, और साथ ही उन सभी डाकुओं के खून की एक एक बूंद इस संदूक में चढ़ानी होगी जिन्होंने इसे चुराया था। हमने सबका खून और सिक्के इकट्ठा कर लिए हैं, बस एक शख्स का खून बाकी था, बूटस्ट्रैप बिल टर्नर का, लेकिन हमने गुस्से में उसे समंदर में डुबो दिया। चूंकि तुम्हारा नाम एलिजाबेथ टर्नर है, तुम उसकी बेटी हो, और तुम्हारा खून ही हमें इस नर्क से आजाद कराएगा। बारबोसा एक बहुत ही तेज और चमकीला खंजर निकालता है। एलिजाबेथ डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। बारबोसा उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी हथेली पर एक गहरा चीरा लगा देता है। एलिजाबेथ के हाथ से खून टपकने लगता है। बारबोसा उस खून को उस आखिरी सोने के सिक्के पर लगाता है और पूरे उत्साह के साथ चिल्लाते हुए उस सिक्के को पत्थर के संदूक में गिरा देता है। गुफा में मौजूद सभी डाकू अपनी सांसें रोककर इंतजार करते हैं। वे अपने हाथों को देखते हैं, अपने चेहरों को छूते हैं कि शायद अब जादू होगा और वे वापस आम इंसान बन जाएंगे। बारबोसा पास में रखा एक सेब उठाता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। श्राप नहीं टूटता। सेब का स्वाद उसे नहीं आता। बारबोसा गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है, इस लड़की ने हमसे झूठ बोला था, ये बूटस्ट्रैप की औलाद नहीं है। वह गुस्से में एलिजाबेथ को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वह जमीन पर गिर जाती है। ठीक उसी वक्त गुफा के बाहर जैक और विल अपनी नाव लेकर पहुंच चुके होते हैं। जैक विल से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं पहले अंदर जाकर माहौल देखता हूं। लेकिन विल टर्नर सब्र नहीं कर पाता। जब डाकू आपस में लड़ रहे होते हैं, विल चुपके से पानी के रास्ते गुफा के अंदर तैरकर घुस जाता है। वह बेहोश और घायल एलिजाबेथ के पास पहुंचता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है और डाकुओं की नजरों से बचकर चुपचाप गुफा से बाहर भाग निकलता है। जब बारबोसा मुड़कर देखता है तो एलिजाबेथ गायब थी, लेकिन हमारा कैप्टन जैक स्पैरो वहीं गुफा के बीच में खड़ा रह जाता है। बारबोसा के सैकड़ों शापित डाकू अपनी तलवारें निकालकर जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं।
जैक अब एक बार फिर कैप्टन बारबोसा की कैद में है। उसके हाथों को रस्सियों से बांध दिया गया है, लेकिन जैक स्पैरो का दिमाग ऐसी मुश्किल घड़ियों में भी बहुत तेजी से काम करता था। वह बारबोसा से डरने के बजाय मुस्कुराता है और कहता है, बारबोसा, मेरे पुराने दोस्त, तुमने गुफा में गलत टर्नर का खून चढ़ाया था, इसलिए तुम्हारा श्राप नहीं टूटा। असली टर्नर का बच्चा तो बाहर मेरे जहाज पर है। अगर तुम मुझे जिंदा रखते हो तो मैं तुम्हें सीधे उसके पास ले चलूंगा, लेकिन बदले में मुझे मेरी ब्लैक पर्ल की कप्तानी वापस चाहिए। बारबोसा उसकी चालाकी को समझता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह तुरंत अपने जहाज ब्लैक पर्ल के पाल खोलने का हुक्म देता है। ब्लैक पर्ल पूरी रफ्तार से समंदर की लहरों को चीरते हुए विल और एलिजाबेथ के चुराए गए जहाज इंटरसेप्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। ब्लैक पर्ल समंदर का सबसे तेज जहाज था, इसलिए कुछ ही घंटों में वह इंटरसेप्टर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। अब खुले समंदर में दो जहाजों के बीच एक ऐतिहासिक और खौफनाक जंग छिड़ जाती है। ब्लैक पर्ल की तोपें आग उगलना शुरू करती हैं। भारी भारी लोहे के गोले इंटरसेप्टर के मस्तूल और डेक को तोड़ने लगते हैं। चारों तरफ बारूद का काला धुआं छा जाता है। विल टर्नर और उसका क्रू भी पूरी बहादुरी से पलटवार करते हैं। वे भी अपनी तोपों से गोले दागते हैं, लेकिन यह जंग बराबरी की नहीं थी। बारबोसा के डाकू अमर थे, उन्हें गोली या तलवार लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डाकू रस्सियों के सहारे झूलते हुए इंटरसेप्टर के डेक पर कूद जाते हैं। तलवारों की भयानक खनक से समंदर गूंज उठता है। डाकू विल के क्रू को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। जैक स्पैरो भी अपनी बंधी हुई रस्सियों को खोलने की कोशिश करता है। बारबोसा के डाकू इंटरसेप्टर जहाज के नीचे बारूद रखकर उसे एक बहुत बड़े धमाके के साथ उड़ा देते हैं। जहाज मलबे में तब्दील हो जाता है। विल, एलिजाबेथ और जैक के पूरे क्रू को बंदी बना लिया जाता है। बारबोसा विल की जेब से वो आखिरी सोने का सिक्का भी छीन लेता है जो विल ने गुफा से उठाया था। जब बारबोसा गुस्से में आकर एलिजाबेथ को समंदर में फेंकने का हुक्म देता है, तो विल टर्नर से अपनी प्रेमिका का यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वह अपनी तलवार लेकर जहाज के मुख्य डेक पर खड़ा हो जाता है और सीधे अपनी कनपटी पर पिस्तौल तान लेता है। विल चिल्लाता है, रुको बारबोसा, अगर तुमने एलिजाबेथ को छुआ तो मैं अभी खुद को गोली मार लूंगा और समंदर में कूद जाऊंगा। फिर तुम कभी इस श्राप को नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि असली खून मेरा है। मेरे पिता बूटस्ट्रैप बिल टर्नर थे और मैं उनका इकलौता वारिस हूं। बारबोसा यह सुनकर दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह लड़का सच बोल रहा है। विल बारबोसा के सामने एक शर्त रखता है, अगर तुम एलिजाबेथ और इस जहाज के बाकी क्रू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सही सलामत छोड़ दोगे तो मैं खुद अपना खून देने के लिए तैयार हूं। बारबोसा एक शातिर और कमीना डाकू था। वह मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। लेकिन वह कानून की बारीकियों का फायदा उठाता है। वह विल के क्रू को तो ब्लैक पर्ल की कालकोठरी में बंद कर देता है, लेकिन जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को उसी सुनसान, बंजर और बिना पानी वाले छोटे से द्वीप पर फेंक देता है जहां उसने 10 साल पहले जैक को धोखा देकर मरने के लिए छोड़ा था। टापू पर पहुंचकर एलिजाबेथ रोने लगती है और घबरा जाती है। वह जैक से पूछती है, तुम पिछली बार यहां से कैसे भागे थे? कहानियों में तो कहते हैं कि तुमने समुद्री जीवों को बांधकर सवारी की थी। जैक जोर से हंसता है और कहता है, अरे वो सब बकवास कहानियां हैं। असल में यहाँ रम के तस्करों का एक बहुत बड़ा गुप्त गोदाम था। मैं उनके जहाज पर बैठकर भागा था। जैक जमीन खोदता है और वहां छिपे हुए शराब के सैकड़ों पुराने पीपे बाहर निकाल लेता है। उस रात जैक और एलिजाबेथ उस सुनसान टापू के किनारे आग जलाकर बैठते हैं। जैक पागलों की तरह शराब पीता है, नाचता है और पायरेट्स के गाने गाता है। एलिजाबेथ भी उसका साथ देने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही रात ढलती है और जैक शराब के नशे में पूरी तरह धुत होकर जमीन पर बेहोश हो जाता है, एलिजाबेथ अपना असली दिमाग चलाती है। वह जानती थी कि अगर वे यहां रहे तो भूख प्यास से मर जाएंगे। वह टापू पर सूखी लकड़ियां और शराब के सारे बचे हुए पीपों को एक जगह इकट्ठा करती है और उनमें एक बहुत बड़ी आग लगा देती है। सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है। वह चिल्लाता है, तुमने मेरी सारी रम क्यों जला दी? वह पीने के लिए थी। एलिजाबेथ कहती है, चुप रहो, आसमान में देखो। शराब के धुएं की वजह से आसमान में मीलों ऊंचा एक काला बादल बन चुका था और ठीक उसी वक्त उस धुएं को देखकर ब्रिटिश रॉयल नेवी का सबसे बड़ा जहाज
और कमोडोर नॉरिंगटन उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ नॉरिंगटन के सामने हाथ जोड़ती है कि वे विल टर्नर को डाकुओं से बचाएं। नॉरिंगटन पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब एलिजाबेथ उनके शादी के प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए हां कह देती है तो नॉरिंगटन अपना जहाज सीधे मुर्दों के द्वीप की तरफ मोड़ देते हैं। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक, रोमांचक और अंतिम अंजाम की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। रॉयल नेवी का विशाल जहाज इस्ला डी मुएर्ता यानी मुर्दों के द्वीप के बाहर पहुंचकर रुक जाता है। कमोडोर नॉरिंगटन अपने सैकड़ों सैनिकों को छोटी नावों में भरकर गुफा के बाहर जाल बिछाने के लिए भेजते हैं, ताकि जैसे ही डाकू बाहर आएं वे उन पर हमला कर सकें। लेकिन जैक स्पैरो एक बार फिर अपनी शातिर बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वह नॉरिंगटन को मनाता है कि वह पहले अकेले गुफा के अंदर जाएगा और डाकुओं से बात करेगा। जैक अकेले गुफा के अंदर कदम रखता है, जहां कैप्टन बारबोसा पत्थर के संदूक के पास विल टर्नर की गर्दन पर खंजर रखकर उसका गला काटने ही वाला था। जैक जोर से चिल्लाता है, रुको बारबोसा, इतनी जल्दी भी क्या है? बारबोसा चिढ़कर कहता है, जैक तुम फिर आ गए, अब तुम्हें क्या चाहिए? जैक बारबोसा के पास जाता है और उसके कान में एक नई पट्टी पड़ाता है। जैक कहता है, देखो मेरे दोस्त, गुफा के ठीक बाहर ब्रिटिश रॉयल नेवी की पूरी पलटन तोपें लेकर खड़ी है। अगर तुम अभी इस लड़के का खून चढ़ाकर श्राप तोड़ दोगे तो तुम सब तुरंत आम इंसान बन जाओगे, और जैसे ही तुम बाहर जाओगे नेवी वाले तुम्हें गोलियों से भून देंगे या फांसी पर लटका देंगे। मेरी मानो तो पहले तुम अपनी इस अमर कंकाल सेना को बाहर भेजो, नेवी के सारे सैनिकों को साफ करो, उनके जहाज पर कब्जा करो और फिर आराम से आकर इस लड़के का खून बहाना और इंसान बनना। बारबोसा को जैक का यह आइडिया बहुत ही शानदार और फायदेमंद लगता है। वह तुरंत अपने सारे डाकुओं को हुक्म देता है, बाहर जाओ और नेवी को खत्म करो। रात की चांद की रोशनी में वे भयानक जिंदा कंकाल समंदर के पानी के नीचे नीचे बिना सांस लिए पैदल चलते हुए रॉयल नेवी के जहाज की तरफ बढ़ते हैं। वे जहाज की रस्सियों से चढ़कर अचानक ऊपर पहुंच जाते हैं और सोए हुए ब्रिटिश सैनिकों पर हमला कर देते हैं। नेवी के जहाज पर भयानक कत्लेआम मच जाता है। सैनिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे इन भूतों से कैसे लड़ें, क्योंकि उनकी गोलियां कंकालों के पार निकल रही थीं और उन्हें कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन गुफा के अंदर असली खेल तो हमारा कैप्टन जैक स्पैरो खेल रहा था। जब बारबोसा का ध्यान बाहर की लड़ाई पर था, जैक ने पत्थर के संदूक से चुपके से एक शापित सोने का सिक्का उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। जब गुफा में सिर्फ बारबोसा, जैक और विल बचे थे, बारबोसा को अचानक जैक की नीयत पर शक हो जाता है। वह समझ जाता है कि जैक उसे धोखा दे रहा है। बारबोसा अपनी तलवार निकालता है और जैक पर हमला कर देता है। दोनों के बीच गुफा के पत्थरों और सोने के ढेरों के ऊपर एक ऐतिहासिक तलवारबाजी शुरू हो जाती है। बारबोसा अपनी पूरी ताकत से वार करता है और अपनी तलवार सीधे जैक के पेट के आर पार घोंप देता है। बारबोसा ठहाका मारकर हंसता है और कहता है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते जैक, मैं अमर हूं। लेकिन तभी जैक स्पैरो के चेहरे पर एक बेहद कातिलाना मुस्कान आती है। वह धीरे धीरे पीछे हटता है। जैसे ही गुफा की छत से आ रही चांद की रोशनी जैक के शरीर पर पड़ती है, जैक का मांस गायब हो जाता है और वह भी एक जिंदा कंकाल में बदल जाता है। जैक अपनी जेब से वो चुराया हुआ सिक्का निकालता है और हंसते हुए कहता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज बारबोसा? अब मैं भी शापित हूं और मैं भी अमर हूं। अब दो जिंदा अमर कंकालों के बीच तलवारों की ऐसी भयानक जंग होती है कि गुफा चिंगारियों से गूंज उठती है। इसी बीच एलिजाबेथ भी नेवी के जहाज से भागकर गुफा में पहुंच जाती है। वह चुपके से पत्थर के संदूक के पास जाती है और विल टर्नर को आजाद कराती है। जैक अपनी तलवारबाजी के दौरान सही मौके का इंतजार कर रहा था। वह अचानक पीछे हटता है, अपनी तलवार से अपनी ही हथेली पर एक गहरा कट लगाता है। उसका खून उस चुराए हुए शापित सिक्के पर लग जाता है। जैक चिल्लाता है, विल कैच करो, और वह उस खून से सने सिक्के को सीधे विल टर्नर की तरफ हवा में उछाल देता है। विल, जो पहले से ही अपनी हथेली काटकर तैयार खड़ा था, उस सिक्के को हवा में ही लपक लेता है। उसका खुद का खून भी उस सिक्के पर लग जाता है। ठीक उसी पल कैप्टन जैक स्पैरो अपनी कमर से वो पुरानी पिस्तौल निकालता है जिसे वह 10 साल से संभाल कर रख रहा था। वह पिस्तौल की नली सीधे बारबोसा के दिल पर तान देता है।
बारबोसा जोर जोर से हंसता है और कहता है, जैक, तुम सच में बेवकूफ हो। यह पिस्तौल 10 साल से खाली है और अगर इसमें गोली होगी भी तो तुम एक अमर इंसान को कैसे मारोगे? जैक बहुत ही संजीदगी से कहता है, यह गोली तुम्हारे लिए ही थी। और जैक ट्रिगर दबा देता है। धांय की आवाज होती है और गोली सीधे बारबोसा के सीने के पार हो जाती है। बारबोसा हंसने की कोशिश करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी कैमरे का एंगल बदलता है। दूसरी तरफ विल टर्नर अपनी हथेली में दबे उन दोनों खून से सने सिक्कों को सीधे उस प्राचीन पत्थर के संदूक के अंदर गिरा देता है। क्लिक की एक बहुत ही भारी आवाज गूंजती है और देवताओं का वो 10 साल पुराना श्राप एक झटके में टूट जाता है। श्राप टूटते ही गुफा और बाहर समंदर में मौजूद सभी डाकू पल भर में वापस आम साधारण इंसान बन जाते हैं। गुफा के अंदर बारबोसा के सीने से असली लाल खून तेजी से बहने लगता है। बारबोसा अचरज से अपने हाथ को देखता है। उसकी कंकाल वाली शक्ल गायब हो चुकी थी। उसके हाथ से वो सेब जमीन पर गिर जाता है। वह अपने घाव को छूता है और बेहद दर्द भरी आवाज में कहता है, मुझे ठंडक महसूस हो रही है। मुझे पहली बार दर्द महसूस हो रहा है। और वह सोने के ऊंचे ढेर पर गिरकर हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। उधर बाहर जहाज पर बाकी डाकू भी अचानक देखते हैं कि उनकी पसलियों में दर्द हो रहा है और गोली लगने से उनके साथी मर रहे हैं। वे समझ जाते हैं कि उनका अमृतत्व चला गया है, इसलिए वे तुरंत अपने हथियार जमीन पर डाल देते हैं और रॉयल नेवी के सामने घुटने टेक देते हैं। कहानी का आखिरी और सबसे शानदार सीन वापस पोर्ट रॉयल के शाही किले का है। शहर में एक बहुत बड़ा मंच सजाया गया है जहां पूरे शहर की भीड़ इकट्ठा है। कैप्टन जैक स्पैरो को एक खतरनाक समुद्री डाकू होने के जुर्म में फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा होता है। गवर्नर स्वान और कमोडोर नॉरिंगटन मंच पर बैठे हैं। जल्लाद जैक के गले में फंदा डाल देता है और जैसे ही वह लीवर खींचने वाला होता है, विल टर्नर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। वह चिल्लाता है, जैक ने हमारी जान बचाई है, वह फांसी का हकदार नहीं है। विल अपनी तलवार निकालता है और सही वक्त पर जैक के पैरों के नीचे से फांसी की रस्सी को काट देता है। जैक नीचे गिरता है और आजाद हो जाता है। विल और जैक मिलकर नेवी के दर्जनों सैनिकों का मुकाबला करते हैं। किले की दीवारों पर तलवारों की जंग होती है, लेकिन आखिरकार नेवी की एक बहुत बड़ी पलटन उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उनकी गर्दनों पर बंदूकें तान देती हैं। गवर्नर स्वान गुस्से में लाल होकर विल से पूछते हैं, विल टर्नर, तुमने एक मामूली लोहार होकर एक डाकू के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? क्या तुम पागल हो गए हो? तभी भीड़ में से एलिजाबेथ स्वान आगे आती है। वह कमोडोर नॉरिंगटन का हाथ छोड़ती है और सीधे विल टर्नर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह विल का हाथ अपने हाथों में थामती है और अपने पिता और पूरे शहर के सामने गर्व से कहती है, क्योंकि मैं कमोडोर से नहीं बल्कि इस लोहार यानी विल टर्नर से बेपनाह प्यार करती हूं, और अगर इसकी सजा मौत है तो मैं भी इसके साथ मरने को तैयार हूं। कमोडोर नॉरिंगटन यह देखकर शांत हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि एलिजाबेथ का दिल कभी उनका नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं जीता जाता। वे बड़े दिल का परिचय देते हैं और अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहते हैं, आज के लिए एक अच्छा काम करने वाले डाकू को माफ किया जा सकता है। गवर्नर स्वान भी अपनी बेटी की खुशी के लिए विल को माफ कर देते हैं। इस पूरे ड्रामे और हंगामे का फायदा उठाकर हमारा चालाक और शातिर कैप्टन जैक स्पैरो चुपके से पीछे हटता है। वह किले की ऊंची दीवार पर खड़ा होता है, सबको एक अजीब सा सैल्यूट करता है और सीधे नीचे उफनते हुए समंदर में कूद जाता है। थोड़ी ही दूरी पर उसका प्यारा और पुराना जहाज ब्लैक पर्ल उसका इंतजार कर रहा था। गिब्स और अन्ना मरिया नाव लेकर आते हैं और जैक को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। जैक जैसे ही ब्लैक पर्ल के डेक पर कदम रखता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी पुरानी टोपी को ठीक करता है, जहाज के बड़े से स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में थामता है, अपनी जादुई कंपास को देखता है और अपने क्रू को चिल्लाकर हुक्म देता है, सारे पाल खोल दो। और हमारा कैप्टन जैक स्पैरो एक बार फिर अंतहीन समंदर की नीली लहरों पर एक नए, अनजाने और बेहद रोमांचक सफर के लिए हवा की रफ्तार से निकल पड़ता है। तो दोस्तों, ये था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, दी कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल का पूरा महारोमांच। अगर आपको ये बेहद मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोक देना
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली किसी धमाकेदार और आलीशान कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।